So I believe everyone is having the question paper with them. Part B chemistry single correct answer type. Question number 26. Okay. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे. द रिएजेंट आर कैन बी. तो आई गेस 26 क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए बिकॉज 26 क्वेश्चन इज वेरी इजी. वर्ड्स रिएक्शन है. जस्ट डिलीट दिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 26 वर्ड्स रिएक्शन है. और वर्ड्स रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है सोडियम इन ड्राई ईथर, सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी. सो एनी डाउट्स इन 26 क्वेश्चन? 26 इजी है, हो गया होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन. तो 27th क्वेश्चन की रिएक्शन का नाम है फिंकेलस्टीन रिएक्शन. ओके, आई विल अगेन राइट दिस डाउन ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 27. फ्री टाइम में आप लोग फिंकेलस्टीन रिएक्शन क्या होता है नोट्स से रिवाइज कर सकते हो. नहीं है नोट्स में लिखा हुआ, आपने नहीं लिखा था, लिखवा के नहीं दिया था, जो भी रीजन है नेट पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो फिंकेलस्टीन रिएक्शन के बारे में. फिंकेलस्टीन रिएक्शन एक्चुअली होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. फिंकेलस्टीन रिएक्शन इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन है हमारे पास में, मैं ऑप्शंस रीड कर रहा हूं. अल्काइल आयोडाइड प्लस NaCl ये है पहला ऑप्शन. अल्काइल फ्लोराइड प्लस KCl दूसरा ऑप्शन. अल्काइल क्लोराइड प्लस सोडियम आयोडाइड तीसरा ऑप्शन. एंड अल्काइल फ्लोराइड प्लस AgBr चौथा ऑप्शन. तो इसमें जो है पहला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे A इज रॉन्ग बिकॉज क्लोरीन कैनॉट डिस्प्लेस आयोडीन, इसलिए A गलत है. ठीक है. फिर उसके बाद में और क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें? B और D गलत दिख रहा है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर बन गया है. राइट. सोडियम आयोडाइड जो है C ऑप्शन हैज आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब उसमें आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा होने की वजह से C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. A ऑप्शन गलत है क्योंकि क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. और B और D क्यों गलत है? क्योंकि B और D में भी कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट हो गया है. जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज एसीटोन. सॉल्वेंट इज एसीटोन. तो एसीटोन क्या है? एसीटोन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है. ठीक है. तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. 27th क्वेश्चन. देन 27th के बाद 28 क्वेश्चन देखते हैं. इन 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा तो प्लीज हाथ उठा के पूछ सकते हैं. ओके, प्लीज राइट योर फुल नेम. किसी स्टूडेंट ने रियलमी से ज्वाइन किया है, मोबाइल के नाम से ज्वाइन किया है, आई वुड रिक्वेस्ट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट टू प्लीज मेंशन योर कंप्लीट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. Mandar, can you please unmute yourself? Mandar, are we connected? Yes sir. Mandar, डिस्कशन समझ में आ रहा है ना? 2 क्वेश्चन अपने डिस्कस हो गए, कोई डाउट उसमें? No sir. ठीक है. 26 27 जब ये एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया था मंदार? हाँ सर. और 26 27 करेक्ट आया आपका? Yes sir. ओके, वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट 28 क्वेश्चन. एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट्स. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन. तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस हो रहा है. तो किसकी बात हो रही है? HCOO की बात हो रही है. और कौन सा सॉल्ट है? पोटेशियम सॉल्ट है. पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. तो इसमें थोड़ा और अपन डिस्कस कर ही सकते हैं. फॉर्मिक एसिड क्या होता है जल्दी जल्दी बता देते हैं, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग 12th क्लास में. फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH. इसका अगर सोडियम सॉल्ट लगाने जाएंगे तो H हटाना पड़ेगा और H हटा के अपन वहां पे K लिख देंगे. ये बन गया फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सॉरी पोटेशियम सॉल्ट. पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन गया ये. तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए डी आंसर आ जाएगा. A करेक्ट है, B करेक्ट है और C भी करेक्ट है. सोचे कि C करेक्ट क्यों है. देखो दोनों जगह पे हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो ही रहा है. कैथोड पे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, एनोड पे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है. एक जगह पे CO2 भी और एक्स्ट्रा साथ में लिबरेट होता है. इस रिएक्शन का नाम ये है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस. कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस या कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन लिख लो. फ्री टाइम में नेट पे ढूंढ सकते हैं, नोट्स में मिल जाएगा कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन. तो इसमें एक जगह CO2 भी रिलीज हो रहा है और दोनों जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है. इंटरेस्टिंग ऑप्शन इसमें C ऑप्शन है. तो C
ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी ऑप्शन इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि सी ऑप्शन में बोला है कि पीएच इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। तो इसका मतलब H प्लस की संख्या क्या हो रही है? H प्लस का क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। H प्लस का क्वांटिटी डिक्रीज होता है मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन बिकम्स लेस एंड लेस बेसिक, सॉरी, सॉल्यूशन बिकम्स लेस एंड लेस एसिडिक, मतलब सॉल्यूशन बिकम्स मोर बेसिक। और अगर सॉल्यूशन बेसिक बन रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन का कैरेक्टर क्या होता है? पीएच इंक्रीज वाला कैरेक्टर होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई है क्या क्लास में ऐसा जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया था, उनको लगा कि सी ऑप्शन गलत है, पीएच बढ़ेगा नहीं? ऐसे कोई अगर स्टूडेंट है तो वो हाथ उठा के मुझे बता सकते हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ये कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। कोई अगर स्टूडेंट है, इफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट इज देयर, प्लीज रेज योर हैंड। शर्मा मत, अपनी घर की बात है। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? बहुत बढ़िया। हर्षिता से बात कर लेते हैं। हर्षिता कोठारी, कैन यू प्लीज अनम्यूट? Yes, sir. हर्षिता, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्लास में भी आए थे और ये डिस्कशन वाले क्लास में भी आप प्रेजेंट हो और आप टाइम पे क्लास में आए थे, तो इसके लिए धन्यवाद। 28 नंबर का जो क्वेश्चन चल रहा है, आपने सॉल्व किया क्या एग्जाम में? Yes, sir. करेक्ट हुआ या गलत हुआ? Yes. हर्षिता से बात हो रही है मेरी। Wrong हुआ। रॉन्ग हुआ। आपने सी ऑप्शन लिखा था क्या? हाँ। तो अभी आपको समझ में आ गया कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि सोचो दोनों जगह हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, मतलब H प्लस का क्वांटिटी कम हो रहा होगा। H प्लस का क्वांटिटी कम हो रहा है मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अभी समझ में आ गया हर्षिता? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है, देयरफॉर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड डी इज द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है, इसीलिए डी करेक्ट आंसर हो गया। ये हो गया 28th क्वेश्चन। वी विल गो अहेड 29th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 क्या बोलता है? आई हैव सिंसियरली अज्यूम, आई होप कि सब लोगों के पास में क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। 29 क्वेश्चन, ए गिव्स बी प्लस सी प्लस डी। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 29 मैं सॉल्व करके आया हूँ ये, तो आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए। अपन बता देते हैं। ए गिव्स बी प्लस सी प्लस डी, कुछ ऐसा कंडीशन गिवन है। देखो 29 क्वेश्चन जो है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं, या तो एज इट इज अगर आप फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो भी चलेगा। आई अज्यूम कि आप लोगों ने ऐसी वाली चीज का फॉर्मूला लर्न किया होगा पहले। एक रिएक्टेंट से अगर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये आप लोगों को आता होगा। इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन क्लास में कराया गया होगा, नहीं भी कराया गया होगा तो आई थिंक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस मटेरियल में प्रेजेंट है। बट इस क्वेश्चन में अपने को तीन प्रोडक्ट्स गिवन है। अपने को क्वेश्चन में तीन प्रोडक्ट्स बताए गए हैं। इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं? टी इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, इधर लिखते हैं पी नॉट, और स्टार्टिंग में ये क्या हो जाएंगे? स्टार्टिंग में 0 हो जाएंगे, बराबर। फिर उसके बाद में अपन कब जाते हैं? टी इज इक्वल टू टी नॉट पर। जैसे टी इज इक्वल टू नॉट मतलब रिएक्शन के स्टार्टिंग में। और अब अपन कहाँ पे आ गए? इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसी कंडीशन पे आ गए, या फाइनल कंडीशन मान लो। तो अपने को के बारे में कमेंट करना है, और इसमें होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन गिवन है, पी नॉट प्रेशर टाइम टी, बहुत बढ़िया। इफ एंड द प्रेशर आफ्टर टाइम टी वाज पी, तो जो फाइनल प्रेशर है वो पी है। तो यहाँ पे अपन कुछ ऐसा पी नॉट माइनस एक्स लिखते हैं, ये सिखाया गया होगा आपको। इधर एक्स 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 करना है, तो फाइनल पीटी कितना है? टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस 3x। अब क्वेश्चन में यही चीज p गिवन है, तो ये चीज हो जाएगी p नॉट प्लस 2x इज इक्वल टू p। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई p माइनस पी नॉट बाय 2। एक बार ये x की वैल्यू आ गई तो अपन इसमें वो वैल्यू पुट करेंगे और फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाद में उससे अपन k को डिराइव कर सकते हैं। तो k को डिराइव करने के लिए अपने को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? k का फॉर्मूला होता है, सॉरी, ओके, तो k के लिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स लिखते हैं, बराबर। तो जो a माइनस एक्स है वो दरअसल यहीं से आ गया p नॉट माइनस एक्स की जगह, और ये जो a रहेगा वो इनिशियल प्रेशर p नॉट रहेगा, और ये ln है तो इसको ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 यहाँ पे अपन लिखते हैं, बराबर।
इस वाली जगह पे 2.303 लिखा जाता है। तो उससे आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जनता अभी इसको सॉल्व करे। जिन लोगों का करेक्ट आ गया था वो भी एक बार फिर से सॉल्व कर लो, जिन लोगों का गलत हुआ या जिन लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करें। पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू पहले पता कर ले एक्स से, वो उसको यहाँ पे पुट कर देना और ये पी नॉट यहाँ पे पुट कर देना और उससे फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। इसको ट्राई करेंगे अभी। 1 minute इज बीइंग गिवन टू प्लीज ट्राई दिस आउट। 1 मिनट दिया जा रहा है इसको ट्राई करने के लिए और देख लो करेक्ट आंसर आता है क्या। आई एम श्योर करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें सीखना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें ये सीखना है कि हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया x। याद है जैसे 1 में से अल्फा माइनस करते हैं तो वैसे c में से x माइनस करते हैं, ये पढ़ाया गया होगा। केमिकल काइनेटिक्स की बात हो रही है, तो जैसा 1 में से अल्फा माइनस करते हैं वैसा c में से x माइनस करते हैं। तो ये चीज अपन ने x खुद से इंट्रोड्यूस किया है इक्वेशन में, तो अगर खुद से इंट्रोड्यूस किया है तो उसको हटाना भी पड़ता है। जनरली फिजिक्स वाले मैथ्स वाले ऐसी बात करते हैं, इफ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर वेरिएबल देन दैट वेरिएबल हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि जो आपका फाइनल आंसर रहेगा उसमें x तो गिवन नहीं रहेगा। फाइनल आंसर जो आपका रहेगा वो किसके टर्म्स में रहेगा? फाइनल आंसर आपका रहेगा पी नॉट के टर्म्स में और पीटी के टर्म्स में, मतलब पी जो है वही पी है, राइट? पीटी और पी एक ही बात है। तो इसके टर्म्स में फाइनल आंसर रहेगा, तो हमें एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू हमने पता कर ली पी नॉट और पी के टर्म्स में, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ओके, सो 28 ये कौन सा 29 क्वेश्चन था आई गेस। 29 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन द 29th क्वेश्चन। नो डाउट्स, नो कंसर्न्स एट ऑल, थैंक यू सो मच। इसको सॉल्व कर लेना, ओके। इफ यू रिक्वायर्ड यू मे टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस स्क्रीन। ये वाली स्क्रीन का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी बढ़िया हो जाएगा, ओके। ठीक है, आई थिंक वी कैन गो अहेड। 29th हो गया अपना। 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव 6 आइसोमर्स। ये इजी है, तो वो En2 है और Br है, ऊपर नीचे Br है, राइट। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। बीच में कोबाल्ट गिवन है, क्वेश्चन में बीच में क्या गिवन है? बीच में कोबाल्ट गिवन है, तो कोबाल्ट रहेगा। बेसिक फॉर्मेट तो उसका ऐसे ही आएगा। अब En यहाँ लगा लो, En यहाँ लगा लो, Br ऊपर लिख लो, Br नीचे लिख लो, ये हो गया पहला। आइसोमर्स पूछे, आइसोमर्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर आइसोमर्स? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है उनको अपन आइसोमर्स बोलते हैं। अब इसमें ब्रैकेट के बाहर एक बड़ा सा Cl लिखा है, तो वो Cl अपन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अभी अपन एक क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा Cl नहीं, यहाँ पे ऐसा Cl क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये चीज हो गया अपना। अब ये बन गया पहला, तो ऐसा दूसरा कैसे बनेगा? दूसरा देख लो, बेसिक स्ट्रक्चर बना लेना और इधर En लगा देना इन दोनों के बीच में, फिर इधर इन दोनों के बीच में En लगा देना, ये ऐसा। इधर Br आ जाएगा, इधर Br आ जाएगा और ये इसके साथ कनेक्टेड है। बस हिट एंड ट्रायल करते जाना है। तो ये एक बार हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन बन गया, तो फिर अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं रहा। पीएनसी करते जाना है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते जाना, देखते जाना कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसके 6 आइसोमर्स बनते हैं डी वाले ऑप्शन के। ऐसे आप बाकी क्वेश्चंस के भी करके ट्राई कर सकते हो। जैसे बी वाला जो ऑप्शन है CrH2O 4 टाइम्स Cl2, उसमें ये चीज नहीं होगी। सी वाले में भी नहीं होगी, ऑक्सलेट ग्रुप जिसमें दिख रहा है सी ऑप्शन में, और ए ऑप्शन में भी नहीं होगा ये चीज। NH3 2 बार, Cl2 2 बार, ठीक है। दिस इज 30th क्वेश्चन फॉर यू। 31st क्वेश्चन देखते हैं अपन। 31st क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? A 20 liter vessel at 400 Kelvin contains CO2 at pressure इतना and excess of SRO, neglect the volume of SRO. SRO solid given है, volume of content is now decreasing, is now decreased by moving the piston. The maximum volume of the container when pressure attains its maximum value will be. इसको सॉल्व करना पड़ेगा विद द प्रेशर ऑफ। देखो Kp की वैल्यू गिवन है इसमें, तो क्वेश्चन में Kp गिवन है तो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी अपने को। अपन रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन किस फॉर्मेट की है? रिएक्शन इज ऑफ द फॉर्मेट A gives B plus C, जिसमें B तो खुद सॉलिड है, C जो है वो CO2 गैस है, और ये भी आई गेस गैस क्वेश्चन में गिवन है।
ये क्या है यहाँ पे, SrCO3, ये भी सॉलिड है, सॉरी, तो दिस इज ऑल्सो सॉलिड। तो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये भी गैस। तो फिर जो Kp रहेगा वो Kp क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, C की पावर 1 हो जाएगा। जो C वो खुद CO2 है, तो फिर वो K की वैल्यू डायरेक्ट 1.6 गिवन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ गया, 1.6 आ गया। तो पार्शियल प्रेशर बोलो या प्रेशर ऑफ CO2 बोलो, 1.6 एक ही बात है, क्योंकि बाकी की दो चीजें क्या है इस क्वेश्चन में, बाकी की दो चीजें इस क्वेश्चन में सॉलिड गिवन है। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब 20 लीटर है और प्रेशर 0.4 है, फिर तो हो गया यार, फिर तो कुछ भी टेंशन का काम ही नहीं है। प्रेशर 20 लीटर है, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम 20 लीटर है, तो प्रेशर कितना आ गया इसमें, वॉल्यूम 20 लीटर है तो प्रेशर इज 0.4। अब वो क्या बोलता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, volume of the container is decreased by moving the piston, the maximum volume, the minimum volume with maximum pressure कितना होएगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ बढ़ के कहाँ तक जा सकता है, प्रेशर बढ़ बढ़ के 1.6 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, सिंपल P1 V1 इक्वल्स P2 V2 का बन गया ये क्वेश्चन। आई गेस 20 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 1.6 इंटू एक्स, से हो तो जाना चाहिए बंदा, 4 x इक्वल टू 5 लीटर। ये अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 31। मैं डिस्कस करना चाहूंगा, श्री कैन यू प्लीज अनम्यूट, श्री आप अनम्यूट कर पाएंगे खुद को, दो जगह श्री दिखाई दे रहा है, दो डिवाइस से लॉगिन किया है शायद। श्री कैन यू प्लीज अनम्यूट, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। जनता क्लास ऑन करके चली जाती है क्या, मंदार नाफड़े प्लीज अनम्यूट। यस सर। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किया था आपने, किया था सर लेकिन रॉन्ग हुआ था। रॉन्ग हुआ था, कुछ याद है आपको कैसे सॉल्व किया था, क्या गलती हुई थी, कुछ ऐसा याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसी जनरली मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी गलती कहाँ हुई थी, कुछ याद आ रहा है इसमें, नो सर। कोई बात नहीं, अभी जो पढ़ा है समझ में आया। हाँ सर। क्या ये क्वेश्चन में k का वैल्यू 1.6 गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको अपन बोलते हैं, KP 1.6, हाँ यस सर। kp 1.6, तो पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम उतना ही जा सकता है। क्वेश्चन में जो हाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है और राइट हैंड साइड में SRO जो है वो दोनों सॉलिड है, तो हाँ kp का यस जो इक्वेशन है वो खुद ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के इक्वल हो जाएगा, जो खुद ही 1.6 बन जाएगा, बराबर। यस। अब जब अपन प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, देखो उसमें क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग द पिस्टन, वॉल्यूम कम करने के लिए पिस्टन दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं मतलब प्रेशर बढ़ेगा सिस्टम पे, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो प्रेशर बढ़ बढ़ के कितना बढ़ सकता है, के की वैल्यू के इक्वल जा सकता है, उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता है ना। रिएक्शन हाँ इक्विलिब्रियम पे जाएगी, उसके बाद और ज्यादा थोड़ी रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, उधर नहीं जाने वाली, सही है। तो वो कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना होएगा, तो वो अपने को पता करना है। तो सिंपल बॉयल्स लॉ जैसा इक्वेशन लगाया और उससे सॉल्व कर लिया। मंदार समझ में आया आपको, यस सर। थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में डिस्कशन करने के लिए आए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द क्लास टू डिस्कस दिस पेपर। इसमें अगर कोई आपको डिफिकल्टीज है तो आप हाथ उठा के डिफिकल्टी पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा, बट अगर कोई क्वेश्चन में आपको लगता है और ज्यादा हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं उस चीज के लिए, और प्लीज पूछिए उसको। 32nd क्वेश्चन देखा जाए अभी, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोडक्ट Mg2C3H2O ए बी सी, ये हो जाएगा, ये ट्राई कर लेना, ए वाला कंपाउंड बना लेना, उसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर में, तो फिर बी वाला जो कंपाउंड है वो अल्काइल हैलाइड जैसा बन जाएगा, और सी वाले कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट बन जाता है। तो आई गेस 32nd क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। Mg2C3 जो है उसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे Mg हट जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ट्राई कर लेना। 33rd क्वेश्चन सिंपल लर्निंग बेसिस पे एस ब्लॉक के जैसा, कोई एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, और ये लीबे पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। अमंग द अल्कली मेटल, नहीं एस ब्लॉक है, अमंग द अल्कली मेटल अर्थ हाइड्रोक्साइड्स BeOH होल्डर्स इज द मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऐसा, और ABC स्टेटमेंट लर्न करना। एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जो भी ऐसे इनकरेक्ट
करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें अपन क्या करें, उनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है उसको लर्न कर लें। तो जो भी करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो तो अपन लर्न कर ही लेना चाहिए। क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस रिपीट वगैरह होते हैं, या एक दो ऑप्शंस रिपीट हो जाएंगे कभी कभी, तो उसमें अपना फायदा हो जाएगा। तो 33rd क्वेश्चन के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे ए ऑप्शन है, बेरिलियम डिसॉल्व्स इन अल्कली फॉर्मिंग BeOH होल फॉर 2-, तो ये चीज लर्न कर सकते हैं। बेरिलियम फॉर्म्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लाइक BeC2O4, ऑक्सलेट ग्रुप है C2O4 2-, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इसके बारे में C2O4 2-, ये जो C2O4 2- गिवन है ये ऑक्सलेट ग्रुप है, ठीक है। 33rd के बी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सलेट ग्रुप बोलते हैं। और बेरिलियम जो है वो बेरिलियम, जैसे देखो BeOH होल्टोइस ये कंपाउंड बनता है, अपन सबको मालूम है BeOH होल्टोइस ये कंपाउंड बनता है। तो फिर ये कंपाउंड का अगर और ज्यादा अपन वाटर में इंट्रोड्यूस करेंगे या NaOH में इंट्रोड्यूस करेंगे, वाटर में तो नहीं NaOH में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो चीज BeOH होल 4 बनेगा और इधर 2- बन जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, ये देखो इधर B है, एक तरफ से OH है, एक तरफ से OH है। अब बेरिलियम है मेटल, लेकिन अपन ने उसको कोवेलेंट बॉन्ड जैसा बता दिया। तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बेरिलियम के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, तो इसका ऑक्टेट डेफिशिएंट है। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इसका ऑक्टेट डेफिशिएंट हो गया है। फिर ऑक्टेट डेफिशिएंट होने की वजह से क्या करता है ये चीज, ऑक्टेट डेफिशिएंट होने की वजह से ये चीज को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फिर अगर मार्केट में कहीं से OH- आएंगे 2 बार, तो वो क्या करते हैं बी के साथ अटैच हो जाते हैं और BeOH होल 4 2- बना लेता है। इसलिए ए ऑप्शन और बी ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ए ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया, वैसे ही बी ऑप्शन है, तो वो दो स्टेटमेंट्स लर्न कर सकते हैं। सी ऑप्शन, इन पॉलीमरिक BeCl2 n टाइम्स देयर आर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। हाँ, BeCl2 n टाइम्स पॉलीमर बनाना है, BeB 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ये वाला ऑप्शन अपन देख लेंगे। इसको डिलीट कर ले। 1 मिनट इज बीइंग गिवन टू राइट दिस डाउन। जिनको लिखना है वो जल्दी से लिख सकते हैं। इट इज माई सिंसियर एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जब पेपर डिस्कस हो रहा है तो क्लास में नोटबुक में अपने हाथ से लिखे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीनशॉट बाद में नोटबुक में अपने हाथ से लिखना। वो क्वेश्चन अपने हाथ से पेन से सॉल्व होना चाहिए, तभी जाके वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता है। ऐसा मेरा मानना है और मेरा मानना सही है। प्लीज इसको लिख लेंगी जनता। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन सी ऑप्शन देखेंगे। 33rd क्वेश्चन के सी ऑप्शन के बारे में चर्चा हो रही है। 33rd क्वेश्चन का सी ऑप्शन देखे सब लोग। पॉलीमरिक बनाना है तो BCl, इसको ऐसे लिखते हैं, बी एक Cl इधर लिखते हैं, और फिर ये यहाँ पे ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स के जैसा कुछ तो भी आ जाता है, और इसको बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये देखो ये जो बन गया, इसमें है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये यहाँ पे क्लोरीन का जो लोन पेयर था, वो लोन पेयर अब बेरिलियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, अटैच हो रहा है। यहाँ के क्लोरीन का लोन पेयर इधर अटैच हो रहा है, तो ये क्या बन गया, BaCl2 का डायमर बन चुका है। ये चीज आपस में खत्म हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन में अपने को पॉलीमर बोला है, बराबर। तो पॉलीमर के लिए उसको देखो कैसे करते हैं, BClCl, BClCl, BClCl एंड डॉट डॉट डॉट। ये लोन पेयर इसके साथ, ये लोन पेयर इसके साथ, ये लोन पेयर अगले वाले के साथ, और इसको पिछले वाले का लोन पेयर। तो इसमें देखो बराबर एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन चुका है। इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर, मतलब 3 एटम्स है ना, क्योंकि 3 एटम्स है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एक्चुअल बॉन्ड, मैं उसको एक्चुअल बॉन्ड बोल रहा हूँ, एंड 1 फ्रॉम द शेयर्ड लोन पेयर ऑफ क्लोरीन।
एंड 1 फ्रॉम द शेयर्ड लोन पेयर ऑफ क्लोरीन। तो ये है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एनी डाउट्स इन दिस? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एनी डिफिकल्टीज? रियलमी नाम नहीं चेंज किया आपने? रियलमी अनम्यूट कर सकते हैं क्या? पता नहीं, शायद रियलमी से बात नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं रियलमी, इसको लिख लो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये जो मैंने बताया इधर साइड जो है ये क्या है? ये डायमर है, डायमर। और ये क्या है? ये पॉलीमर। सी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। और जो डी ऑप्शन है वो तो अपन एज इट इज देख लेंगे कि वो गलत है, पहले 3 करेक्ट है। कैन वी मूव अहेड? यस वी कैन। करते डिलीट। 33 हो गया। 34 a cyclic skeleton of silicon and oxygen can be contributed by the silicate ion composition। ये लर्न कर लो यार। 34 में कुछ हेल्प नहीं दे पाएंगे। 34 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करना है। 35 भी वैसे ही लर्न करना है। a cyclic skeleton of silicon and oxygen can be contributed by the silicate ion composition। sorry 35th, sorry 35th, which of the following compounds is formed by the addition of mineral acid to aqueous solution of borax। ऑर्थोबोरिक एसिड लर्न कर लो, ये पी ब्लॉक में आएगा। अभी क्या होगा आपका? तो 35th ऑर्थोबोरिक एसिड। 36th कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 HCOOH। तो जो Q वाली रिएक्शन है वो परॉक्सी लिंकेज है, ठीक है। परॉक्सी लिंकेज होगा और बाद में फिर उसको डायोल बनेगा, ठीक है। तो परॉक्सी लिंकेज एक्चुअली कैसा होता है? प्लीज वेट। प्लीज गिव मी 1 मोमेंट, ओके। ओके, सो HCOH की रिएक्शन के साथ इधर देख लो क्या हो रहा है। जैसे HCOH है अपने पास में, HCOH मतलब Hc ट्रिपल OH गिवन है क्वेश्चन में, वो परऑक्सी वाला ऑक्सीजन होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? HC डबल बॉन्ड OH। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। इसका नाम है परऑक्सी लिंकेज, ओके। तो ये क्या करता है? ये सीस वाला अल्कीन है अपने पास में। सीस वाला अल्कीन मतलब वो जैसा अल्कीन है, इधर से इथाइल है अपने पास में और इधर से मिथाइल है क्या? नहीं, सॉरी, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल और दोनों तरफ हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बन गया। सिस टू पेंटीन का स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। और मैं क्यू वाला रिएक्शन बता रहा हूँ। तो क्यू वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है एक्चुअली? क्यू वाले रिएक्शन में सी 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 और यहाँ पे पहले ओ लग जाता है, ठीक है। इसको नाम भी है, इसका नाम आप लोगों को पता होगा, इपॉक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। फिर इपॉक्साइड फॉर्मेशन के बाद में, इपॉक्साइड फॉर्मेशन के बाद में सेकंड स्टेप में जब दूसरा OH ग्रुप अटैच करते हैं तो वो दोनों साइड से अटैच हो सकता है, तो इसलिए फिर वो मिक्सचर ऑफ एरिथ्रो आइसोमर्स अब बन जाएगा। ये हो गया क्यू वाला पार्ट, ठीक है। और कोल्ड अल्कलाइन के MnO4 में 3 आइसोमर्स बनेगा। प्रोडक्ट P is a mixture of 3 isomers and the Q is a mixture of erythro isomers, ठीक है। उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, क्लियर। थर्टी सेवन
इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। 37 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 37 क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो हर बार अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं कि सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन डेवलप किया गया होगा। तो जैसे इसका पहले जब मैंने इसका सॉल्यूशन पढ़ा तो सॉल्यूशन पढ़ने के बाद मैंने देखा कि हाँ चलो H3BO3 की बात हो रही है, तो फिर मैंने स्ट्रक्चर बना के देखा। मेरे को पता था कि H3BO3 का स्ट्रक्चर कुछ अलग टाइप का होता है, उसमें B पे OH ग्रुप होते हैं 3 जगह से, बराबर है। फिर मैं सोचने लगा कि यार ये ऑप्शन सामने वाले ने दिया है तो इसमें गलती तो होने के चांसेस कम है, तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है। जैसे फिर मैंने ये सोचा कि यार ये बी की अगर अपन बात करें तो फिर ये तो sp2 बराबर फॉलो कर रहा है ना, sp2 फॉलो कर रहा है बी वाला, और उसके 3 बॉन्ड दिखाई भी दे रहे हैं, तो फिर उसमें उसमें ऐसी चीज नहीं आ रही है। कौन सी चीज नहीं आ रही है उसमें? वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वाली चीज उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ है। फिर मैंने स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा, और स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने के बाद मुझे क्लिक हुआ कि यार ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है सामने वाला। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि जैसे BOH ऐसी बॉन्ड है, बराबर। तो BOH बॉन्ड बनने के बाद में ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, उसकी वजह से सी आंसर आया। ठीक है, तो सी आंसर बी की वजह से, बोरॉन की वजह से नहीं है, सी आंसर ऑक्सीजन की वजह से। ऐसा चीज ए में भी नहीं हो रहा है, बी में भी नहीं हो रहा है, और डी में भी नहीं हो रहा है। ओके, सो सी इज द आंसर। ए में क्या हो रहा है, ए तो B2H6 है, तो B2H6 तो डायमर जैसा है। अभी अपन ने देखा बोरॉन का डायमर बना के देखा था अपन ने। इसमें भी डायमर बनेगा। कैसे बनेगा डायमर? 2 साइड, 2 अलग अलग साइड, सॉरी। बोरॉन का डायमर बनाया जा रहा है बोर्ड पे, प्लीज ध्यान दें। इधर लिखने का B, इधर लिखने का दूसरा वाला H, इसके 2 हाइड्रोजन पीछे छोड़ देना, इसके 2 हाइड्रोजन इधर से पीछे छोड़ देना, और ये यहाँ पे ऐसा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाली चीज डेवलप कर देना। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं आ रही है। वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अनबॉन्डेड रहने चाहिए। तो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अनबॉन्डेड जो है वो ऑक्सीजन में है, सी वाले ऑप्शन में। इसलिए 37 का आंसर सी है। अच्छा लगा मुझे 37 क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं डिलीट। 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन में, हाँ 38 भी अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्टली फ्लैट। तो मैं करेक्ट आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में गलत वाले आंसर्स बता दूंगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, सी है, एन है, डबल बॉन्ड एन सी, सी के बाद फिर से एन लिखने का अपन ने, डबल बॉन्ड सी, सी के बाद एन लिखना, और ये डबल बॉन्ड दिखाना, और इसको लगाना NH2, इनको नहीं, इसको लगाना NH2, और इसको लगाना है इधर से NH2, बराबर। अब ध्यान से देखो कि ये जो N है, ये वाले 3 जो है बाहर क्या है, नाइट्रोजन से, मार्क कर देते हैं अपन इसको। ये वाले नाइट्रोजन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। ये वाले नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से हाइड्रोजन एटम्स आर आउट ऑफ द प्लेन, इसकी वजह से हाइड्रोजन एटम्स आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, फिर ये वाला जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने इंटरनेट पे ढूंढा इसका आंसर। ऑब्वियसली इंटरनेट पे ढूंढते हैं हम, सब लोग ही ढूंढते हैं। तो उसमें कुछ कुछ वेबसाइट्स में सी ऑप्शन गिवन था। ठीक है, सी ऑप्शन वाज मेंशन्ड इन सम ऑफ द वेबसाइट्स, सम ऑफ द सोर्सेस में, कुछ वेबसाइट्स में, कुछ बुक्स में वगैरह सी ऑप्शन मेंशन था। तो वहां पे क्या हो रहा है, सी ऑप्शन जो है वो एक्चुअली गलत है। सी ऑप्शन वाला कंपाउंड जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज परफेक्टली फ्लैट। तो क्या होता है यहाँ पे ना, एक इंटरेस्टिंग केस जनरेट हो रहा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। अगर 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शंस में अपने को ऐसा दिख रहा है कि जैसा यार ये तो एकदम प्रॉपर वाला ऑप्शन है, ये तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है,
क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ द प्लेन चला गया है ना, हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन कैसा चला गया, हाइड्रोजन कंप्लीटली चला गया, इसलिए ये ऑप्शन अपन ने लिखा। लेकिन मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन होता ही नहीं, सिर्फ सी ऑप्शन होता और इसकी जगह कोई ऐसा सिंपल सा कंपाउंड हो जाता जो वाकई में प्लेनर है, तो फिर हम सी ऑप्शन लिखते। इसमें क्या होता है, इसमें स्लाइटली आउटसाइड वाले नाइट्रोजन आउट ऑफ द प्लेन जाते हैं, लेकिन वो कैसे जा रहे हैं, वो स्लाइटली जा रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ कुछ बुक्स में अलग लिखा होता है, कुछ कुछ बुक्स में अलग लिखा होता है, तो कुछ ऐसी कंडीशन है यहाँ पे, स्लाइटली आउटसाइड वाले नाइट्रोजन, उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, कार्बन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, कितने नाइट्रोजन है उसमें, N3, हाँ तो ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। मतलब ये जो कार्बन है इस पे 3 नाइट्रोजन है, जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे 1 नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये 3 नाइट्रोजन में हल्का सा प्लेन शिफ्ट हो जाता है, बट वो कंसिडर नहीं करेंगे अपन ये वाला जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, इसी को यहाँ पे करेक्ट टिक करेंगे। ओके, सो दिस इज द करेक्ट रिस्पॉन्स। सो दिस इज अबाउट 38th क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन तक कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स टिल 38th क्वेश्चन? नो डाउट्स, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। 39 क्वेश्चन, डाइल्यूट H2SO4 पहला प्रोडक्ट HgOAC, OMDM हो रहा है, वहां पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली बात हो रही है। 39 क्वेश्चन का आंसर डी है। सिंपल है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है। डाइल्यूट H2SO4 में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, मींस एडिशन ऑफ वाटर किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज कंसीडर्ड। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट को अपन कंसीडर करते हैं इस चीज में, तो वो वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बना के बता दिया जाए, सिंपल है, बता देते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, ये रिएक्शन होगी यहाँ पे अपने बस बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि वाटर ऐड करना है। वाटर कहाँ ऐड करना है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पोजीशन पे वाटर ऐड करना है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव निगेटिव कहाँ बनेगा, अपन ये डबल बॉन्ड को यही इसी स्ट्रक्चर में तोड़ देते हैं, कट गया। पॉजिटिव वाला कहाँ ज्यादा स्टेबल रहेगा, पॉजिटिव वाला यहाँ ज्यादा स्टेबल रहेगा, बराबर। फिर पॉजिटिव वाला अंदर जाएगा रीअरेंजमेंट की वजह से, तो रीअरेंजमेंट की वजह से पॉजिटिव वाला अंदर जाएगा, इन द सेंस 3 डिग्री वाले पे जाएगा, तो पॉजिटिव वाला यहाँ बन गया। फिर पॉजिटिव वाले पे OH माइनस जाके अटैक कर देगा रीअरेंजमेंट होने के बाद में। तो ये बन गया अपना आई वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अब ऐसा आप लोग सेकेंड वाला प्रोडक्ट खुद से ट्राई कर लेना, वो SBH है। SBH मतलब क्या होता है, SBH मतलब होता है मार्कोनिकॉफ रूल से ही एडिशन होता है, एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल से ही होता है, लेकिन कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अपन कंसीडर नहीं करते। तो ये चीज आप लोगों को लिखवा दी गई होगी, नहीं तो नहीं लिखवा दी गई होगी तो ढूंढ लेना। 3 कंडीशंस होती है, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन एंड 3 कंडीशन, बराबर। 1 कंडीशन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन पोजीशन विथ रीअरेंजमेंट। दूसरी कंडीशन में होता है कार्बोकेटाइन पोजीशन विदाउट रीअरेंजमेंट, आर लिख देता हूं मैं। और थर्ड वाली पोजीशन है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन पोजीशन या फिर लेस स्टेरिक हिंडर्ड साइट। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती है वाटर एडिशन की। अब कौन सी कंडीशन कौन से रिएजेंट के साथ आती है, ये आप लोगों को, इसको कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे भारत भी इसको, कौन सी कंडीशन कौन से रिएजेंट के साथ आती है ये अपने को पता होना चाहिए, वो चीज अपन लर्न कर लेंगे ढूंढ के। ठीक है, तो 2 चीजों का तो मैं बता ही देता हूँ आपको अभी इस क्वेश्चन में, ये 2 चीजों से रिलेटेड है, इसलिए हम ये यहीं पे बता देते हैं। ये हो गया पहला। और दूसरे वाला जो होता है वो होता है SBH वाली चीज। SBH क्या होता है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, तो इससे अपना 38 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन पोजीशन पे ऐड करवाने के लिए क्या करना पड़ता है।
वाटर एडिशन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन पोजीशन के लिए क्या करना पड़ता है, आप पता करना, और ये कहीं तो भी नोटबुक में लिख के रखना 3 पॉइंट्स। जब रिवाइज करने बैठेंगे तो ये 3 पॉइंट्स रिवाइज करेंगे तो बहुत बड़ा आर्टिकल जल्दी से रिवाइज हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि लर्निंग पार्ट ज्यादा होता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। जनता को आवाज आ तो रही है ना, जनता सो तो नहीं गई, या फोन चालू रख के चले तो नहीं गए लोग? यश प्लीज अनम्यूट। यश कैन यू अनम्यूट? यश से बात नहीं हो पा रही है। हर्षिता से फिर से बात कर लेते हैं। हर्षिता आर यू देयर, प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. हर्षिता आपको समझ में आ रहा है ना ये पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं तो? Yes, sir. डिफिकल्टीज क्लियर हो रही है आपकी? हाँ sir. ओके, इसके अलावा और कोई डिफिकल्टी आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं। थैंक यू हर्षिता। Okay, sir. दिस वाज 39th क्वेश्चन। देन 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन डी ऑप्शन इजी है यार, ये सॉल्व कर लेंगे, खुद से हो जाएगा। हिंट दे देते हैं आप लोगों को। x gives y प्लस जेड है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या गिवन है, सॉरी दूसरी तरफ गिवन है a gives 2b, राइट। और kp और इसका kp1 लिख लेते हैं, तो इसका kp मान लो, इसका kp 9x मान लो, ऐसा x मान सकते हैं, और इसका kp x मान लो, तो दोनों का रेशियो 9:1 मेंटेन हो गया। If the degree of dissociation of X and A are equal, then total pressure at equilibrium is। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का सेम है, ठीक है। तो let us start with 1 moles। Imagine that we are starting with 1 mole, 1 0 0, 1 minus alpha, alpha alpha, 1 0 0। तो ये 0 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हटा देते हैं। ये सही रहने का, ये k को भी हटा देते हैं। अब 1 0 0, 1 minus alpha, alpha alpha, 1 0, 1 minus alpha, 2 अल्फा, राइट। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ जब k लिखेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, और यहाँ जब k लिखेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखेंगे। दोनों में अल्फा सेम है, इसको डिवाइड कर देना, 1 माइनस अल्फा कट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक बार अल्फा स्क्वायर से कट हो जाएगा, पूरे से ही कट हो जाएगा रादर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, k1 अपॉन k2 इक्वल टू 1/4, और वो k1 अपॉन k2 खुद 1/9 के करीब आ गया कुछ तो भी, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, 9 इज इक्वल टू 1/4। तो पूछा क्या है अपने को, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में पूछा है, राइट। कुछ और, हाँ ये अपन ने सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से लिखा था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख लेना, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख लेना, तो 936 इसके रिस्पेक्ट में आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, सिर्फ मतलब यहाँ पे मैंने पार्शियल प्रेशर नहीं लिखा था सॉल्व करते वक्त, डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन से लिखा था। राइट इक्वेशन ऑफ Kp with respect to partial pressures, not with respect to mole fraction। पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखा जाए, मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में न लिखा जाए। दिस इज द कंडीशन। दिस इज 30, दिस वाज 40th क्वेश्चन। लिख देते हैं यहाँ पे 40th क्वेश्चन, ओके। तो लिखना है तो लिख लो, सॉल्व करके बताए। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे बोर्ड पे तो वो आप लिख सकते हैं। 41 खुद से कर लेना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न कर लो, कलर ऑफ एक्स ब्लू, एक्स कंपाउंड क्या बनता है पता कर लेंगे। 42 भी हो जाएगा, प्लीज वेट। 42 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 42nd क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, ओके। इसका मैकेनिज्म लेके आएंगे।
mechanism of 42nd क्वेश्चन विल बी शेयर्ड। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके 42nd क्वेश्चन का प्रॉपर मैकेनिज्म है, वो डेवलप करके ग्रुप पे शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो निकाल के भेज देंगे, उससे 42nd हो जाएगा। 41 खुद से कर लो। 43rd क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 43rd में मैक्सिमम डिस्टेंस कैन बी, वो जो डेल्टा एक्स लिखना है हमें, डेल्टा एक्स लिखना है ना इसमें, तो डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू √3 इंटू 10 हो जाएगी। सोचो अगर एक क्यूब है अपने पास में, ये सॉलिड स्टेट में भी अपन ने पढ़ा होगा, ऐसा क्यूब है, तो क्यूब में बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल इन द क्यूब इज √3 है। तो यही मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो जो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और वही चीज डेल्टा एक्स होता है। तो एरर इन डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है, एरर इन डिस्टेंस जो डेल्टा एक्स है वो चीज आ जाएगी 10√3। ये आप लोग इसमें समझे कि क्वेश्चन में बॉडी डायगोनल मेंशन किया गया था, इसलिए ये वैल्यू अपन ने डेल्टा एक्स बॉडी डायगोनल के इक्वल लिखा है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ये? 43 क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 चल रहा है। तो बॉडी डायगोनल इज √3 है एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस कैन बी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही बॉडी डायगोनल के इक्वल हो सकता है बराबर, और एरर भी उतना ही होगा। मतलब अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं ऐसा, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग बराबर। तो डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्वल होगी और वो चीज बॉडी डायगोनल के इक्वल आ जाएगी। और डेल पी में से अपन लिखेंगे डेल्टा वी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे अपन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ सब लोगों को। डेल एक्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 तो डेल वी इक्वल टू लिख लेते हैं अपन अभी यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे सब लोग, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 6.6 इंटू 10⁻34 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9 इंटू 10⁻31 kg, सारे यूनिट्स ऐसा ही में, और इंटू डेल एक्स। तो डेल एक्स अपन लिखेंगे 10√3, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा मीटर में। वो जो 10 गिवन है ये 10 सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको हमें यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर अब इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो मैंने सॉल्व किया था, ये आप कर सकते हैं सॉल्व। 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, ये हो गया 10⁻⁻1। तो ये चीज आ गई 1/2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 10⁻⁻1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑप्शन के नियरेस्ट आता है। ये चीज आप लोगों को पता होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में अपन हमेशा नियरेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, और उसका रीजन ये है कि हम अजम्पशंस बहुत सारे लेते हैं। बोर्ड पे मैं ये लिखना चाहूंगा, बिकॉज वी अज्यूम, हम बहुत सारे कैलकुलेशन अज्यूम करते हैं ना, तो सिलेक्ट द नियरेस्ट रिस्पॉन्स। कैलकुलेशंस के लिए ये एक छोटा सा पॉइंट। अगेन दिस फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। यस यू कैन राइट दिस डाउन इफ यू वांट। अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। आई थिंक मॉड्यूल वगैरह में होगा भी ये क्वेश्चन, पेज के मॉड्यूल में होगा ये क्वेश्चन। प्लीज राइट दिस डाउन, 1 मिनट इज बीइंग गिवन टू राइट दिस डाउन। देख लो, लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। गलती से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया या इसके सिमिलर क्वेश्चन आ गया, इसका सिमिलर क्वेश्चन कैसा बनेगा? इस क्वेश्चन में क्यूब गिवन था, √3 है, तो क्यूब की जगह दूसरा क्या हो सकता है? स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर के लिए अपन सोच सकते हैं √2 हो जाएगा। स्फीयर अगर रहेगा तो स्फीयर का मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितना हो सकता है? डायमीटर के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। तो स्फीयर के लिए भी अपन ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा दो पॉइंट्स के बीच में, बॉडी डायगोनल यहाँ पे √3 होता है, स्फीयर में वो चीज 2 टाइम्स द रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो वैसे अपन क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दिस इज ओके, ठीक है। 43rd क्वेश्चन, यू कैन राइट दिस डाउन, प्लीज राइट दिस डाउन। As usual, raise your hands if you have any difficulty.
कोई कंसर्न है, कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। रुपेश से बात की जाए। रुपेश, कैन यू प्लीज अनम्यूट? रुपेश, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था एग्जाम में, अटेम्प्ट किया था रुपेश आपने ये क्वेश्चन? रुपेश, आर वी कनेक्टेड? रुपेश चले गए, कोई बात नहीं। Okay, I'll delete this. Okay, this was question number 43rd. 44th question. 44th question भी easy. 44th question के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें? 44th question के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF, इसीलिए फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ नोट लिखेंगे तो यहाँ भी नोट लिखेंगे। डेल्टा जी का वैल्यू कितना गिवन है? -2746 गिवन है। किलो जूल है तो 10⁻³ लिख लिया, माइनस n इंटू 96,500 इंटू आंसर। ये अपने को आंसर फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज है n पता करना। सर वो n नहीं समझ में आ रहा था, n कैसे आएगा? तो इसका n मैं आप लोगों को बता देता हूँ। n फॉर दिस रिएक्शन इज, मैंने लिख के भी रखा है, 6.5 इंटू 4 लिखा है। सर ये आपको कैसे पता चला? आपको कैसे समझ में आया कि यहाँ पे n 6.4 इंटू 4 ही आपको लेना है? तो अपन रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या गिवन है? C4H10 गिवन है, C4H10 प्लस 6.5 O2 gives CO2 प्लस H2। जाहिर सी बात है, हमें सबको पता होता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं होने वाला है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर पे कमेंट करते हैं। इधर देखो कितना है, इधर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर और इधर कितना है? -2 है। ये भी -2 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। गाइस प्लीज वेट फॉर 1 मोमेंट। So I am back connected. आप लोगों को बेल की आवाज तो सुनाई गई होगी। Since I had to take care for the door, I was disconnected for a while. तो यहाँ पे हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में? अपन देखें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, डेल्टा ON ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। कितने ऑक्सीजन एटम्स के लिए ये हो रहा है? तो 6.5 इंटू 2 इंटू 2, इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स के लिए ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आया। ये 2 आया यहां से, ये 2 आया यहां से, एंड ये 6.5 आया यहां से, इधर से। ओके, सो ये हो गई n की वैल्यू। फिर अपन सॉल्व कर लेंगे, फिर तो मैथ्स है, फिर तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। इधर से, सॉरी, ठीक है। ओके, any doubts still here, any difficulties, any concerns still here? नहीं है? Okay, thank you. I'll delete this. 44th क्वेश्चन है। हाँ, 45th क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आई हैव द सॉल्यूशन। कोई बता पाएंगे 45th क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन में लिखा है ट्रेस द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, लेकिन वहां पे मुझे सिर्फ 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, रिएक्शन नहीं दिख रही है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है क्या? हर्षिता, कैन यू प्लीज अनम्यूट? Yes, sir. Harshita, can you read the 45th question for me? So in my PDF file, the 45th question is trace the major products of the following reaction. ये रिएक्शन गिवन है, इसके मेजर प्रोडक्ट्स हमें ट्रेस करने हैं, लेकिन रिएक्शन गिवन नहीं है यहाँ पे सिर्फ ABCD 4 ऑप्शंस है. सो आई जस्ट राइट दिस डाउन ओवर हियर. आई डोंट हैव द रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन 45. I only have the 4 options. Hence, I am not able to comment on this. इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. I am talking about 45th question. Okay. Let's move to the 46th question now. Question number 46. 46 क्वेश्चन में ट्रेमोलाइट एस्बेस्टोस, तो इसका फॉर्मूला ये Ca2 Mg5 Si 4O11 Si 4O11 whole twice OH whole twice. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. इनका वैल्यू, x का वैल्यू 5 है, x इक्वल्स 5. दिस यू हैव टू लर्न, you just have to remember this. Okay, this is 46th question for you. 47th question. Number of electrons present in T2G set of d orbitals of central metal cation in the brown ring complexes. हाँ, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इसको अपन डिस्कस करते हैं. So now we are discussing the question number 47. वो जो T2G, E2G, T2G, EG का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो वाला हमें डिस्कस करना है अभी. Solve the solution. Fe3D7 +1 चार्ज है. ओके, तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड लिख लेते एक बार. क्वेश्चन वाला कंपाउंड क्या है? Fe H2O 5 टाइम्स NO पूरे पे 2+ है. आगे SO4 की बने ना क्वेश्चन में, SO4 क्वेश्चन में की बने, तो SO4 2- हटा दिया, तो NO के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे अपन यहाँ पे 2+ लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें अपन डब्बे बनाएंगे. ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये D स्क्वायर DZ². ये हो गए EG वाले, और यहाँ पे डेल्टा नॉट लिख के इधर अपन लिखेंगे T2G वाले. तो T2G वाले जो ऑर्बिटल्स है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. 1 2 3 4 5. हॉफमैन रूल से, हंस रूल से ये चीज का फिलिंग होगा DXY DYZ DXZ, और ये वाले हैं T2G ऑर्बिटल्स. So the concept over here is central atom is in +1 oxidation state. उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D7 is the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे. ओके, अब क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स है. सर आपको कैसे पता चला वीक फील्ड लिगेंड्स है? तो ये चीज लर्न करना होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कौन है. वाटर NO वीक फील्ड लिगेंड है. ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन डेल्टा नॉट. ओके, इसलिए T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं T2G has 5 electrons and EG has 2 electrons. क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज
क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज वीक फील्ड लिगेंड्स, और क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7. You may write this down. The 47th question. One minute is being given to write this down. इसको लिख लो नोटबुक में. Okay, so this is good, sufficient. Let's move to the next question. Question number 48. 47 हो गया. 48 क्वेश्चन के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इस केस में होता है Q इंटू डेल्टा टी अपॉन टी. ये जो T है ये टेम्परेचर है. क्वेश्चन में गिवन भी है ये चीज. रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर. ओके गुड. और ये है डिफरेंस इन टेम्परेचर. ठीक है, ये जो वैल्यूज है ये केल्विन में लिखना, याद रखिए. अब जो डिफरेंस है वो केल्विन में नहीं भी लिखा तो भी चलता, लेकिन ये जो नीचे वाला टेम्परेचर है ये केल्विन में लिखने का. ठीक है, तो इसमें अपन वर्क डन सॉल्व करेंगे. अभी क्यू कितना गिवन है? क्वेश्चन में क्यू गिवन है 10. देखो जो जिस यूनिट में वर्क डन पूछा है किलो कैलोरी, उसी यूनिट में क्यू भी गिवन है क्वेश्चन में किलो कैलोरी, तो इसलिए यूनिट कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो दो टेम्परेचर की वैल्यूज गिवन है उसमें से हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर कर देंगे अपन. 227 माइनस 77. इसको डिवाइड करेंगे किससे? इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 227 से, लेकिन वो केल्विन में लिखना पड़ेगा तो 273 ऐड करना पड़ेगा. डिफरेंस केल्विन में नहीं रहा तो भी चलता क्योंकि वो केल्विन में आ जाता अपने आप. तो 10 इंटू यहाँ वैल्यू कितनी है? यहाँ वैल्यू 150 और नीचे आएगा 500. ठीक है, अब इससे वैल्यू सॉल्व कर लेते. 1 3, तो ये आंसर आया 3. तो ये एक साइकिल का है. और 1 साइकिल वर्क डन इन किलो कैलोरी इज 3. तो 2 साइकिल्स के लिए कितना हो जाएगा? वर्क डन इज 3 to the 6. 1 minute is being given to write this down. लिख लिया जाए इसको जल्दी से. Please write this down. Moving ahead. क्वेश्चन नंबर 49 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है. कंसेप्ट देख लो. कंसेप्ट क्या है? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड NCS NBS अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट नहीं होता है फ्री रेडिकल में. रेजोनेंस पॉसिबल है NBS वाले रिएक्शन में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. जो क्वेश्चन नंबर 49 है वो जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है उस कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. ओके, सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द कंसेप्ट्स आर रिटन ओवर हियर.
तो अब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको ड्रॉ कर लेंगे अपन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में क्या स्ट्रक्चर गिवन है? 1 मिथाइल गिवन है, ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इसका एनबीएस से ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट लग सकता है, ध्यान से देखेंगे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लग सकता है। अलाइलिक पोजीशन कौन सी है? तो एक ये अलाइलिक पोजीशन है, एक ये अलाइलिक पोजीशन है, और एक ये तीसरी अलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट बनाते हैं। जो ऊपर वाली पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में देखो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन गया पहला प्रोडक्ट। दूसरा देखो, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में ये प्रोडक्ट बनेगा। और तीसरा देख लो, तीसरे वाले के रिस्पेक्ट में यहां पे बी आर लगाना पड़ेगा। अब ये वाला जो ये कायरल सेंटर है, कायरलिटी पढ़ाया गया है। ये वाला जो ये भी कायरल सेंटर है, कायरलिटी। इसके बन जाएंगे दो प्रोडक्ट्स आर और एस। इसके बन जाएंगे दो प्रोडक्ट्स आर और एस, और इसका एक ही प्रोडक्ट है। तो अब तक कितने प्रोडक्ट्स बना दिए अपन ने? अब तक हो गए 5 प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर इसके अलावा जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर सकता है। मान लो कि अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बना तो वो फ्री रेडिकल इस वाले पाई बॉन्ड से, वो फ्री रेडिकल इस वाले पाई बॉन्ड से रेजोनेंस कर सकता है, और यहाँ वाला फ्री रेडिकल भी पाई बॉन्ड से रेजोनेंस कर सकता है। तो उसके रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो वाले प्रोडक्ट्स अपन देख लेते हैं अभी यहाँ पर। तो सोचो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और बी आर यहाँ लग गया, तो ये पाई बॉन्ड इधर लग गया और बी आर यहाँ लग गया, तो ये वाली चीज रिपीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपीटेड आंसर, तो इसको अपन दोबारा काउंट नहीं करेंगे। फिर और एक कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड कहाँ जा सकता है? पाई बॉन्ड रिंग के बाहर जा सकता है रेजोनेंस करके। तो ये रिंग के बाहर चला गया और ये बी आर इधर आ गया। अब ये खुद कायरल, ये कायरल मतलब यहाँ पे आर एस लिख सकते हैं, तो इसके दो प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये रिपीटेड नहीं है, तो टोटल कितने हो गए इसके? 7। आंसर कितना गिवन है क्वेश्चन में? आंसर 9 गिवन है, मतलब और दो मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा आंसर 7 आया, और अपन देखते हैं और कहाँ कहाँ बी आर लग सकता है। मैंने सॉल्व किया है ये दो हो गए, ये दो हो गए। हाँ, और 3 डिग्री वाला बी आर भी बन सकता है, राइट, मेरे पास सॉल्व किया हुआ है ये। एक ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल है इसमें। डबल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके इधर आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, जहां पे मिथाइल ग्रुप है वहीं पे बी आर लग गया। ओके, वहीं पे बी आर लग गया, और ये खुद कायरल सेंटर, तो इसके हो जाएंगे 2 आर और एस। अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले मेरा 7 आंसर आया, +2 9, so 9 इज द फाइनल आंसर। तो ये रिपीट हो गया, इसको काउंट नहीं करना है। इसके 2, 1 2 2 2, टोटल आंसर इज 9 प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन में बोला है इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स, क्वेश्चन में बोला है इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स। So that's it. Good. This is 49 question. 1 minute is being given to write this down. जिनको लिखना है, लिखने के लिए 1 मिनट में लिख सकते हो। जो लोग क्लास में है, डाउट्स पूछने के लिए, डिफिकल्टी पूछने के लिए हाथ उठाए और डाउट्स पूछ ले। ओके, मूविंग अहेड, इसको करते हैं डिलीट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द मेंस पेपर। मेंस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पसंद आया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। पहले मेरा गलत आंसर आया था इसमें।
ये क्वेश्चन डील्स-एल्डर रिएक्शन पे बेस्ड है। ओके, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डील्स-एल्डर रिएक्शन। डील्स-एल्डर रिएक्शन में एक होता है डाइन और एक होता है डाइनोफाइल। डाइन और डाइनोफाइल मिल के रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन का जो नाम है, उस रिएक्शन का नाम डील्स-एल्डर रिएक्शन है। So this is an example of Diels-Alder reaction. I will discuss this. क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे अपन डबल बॉन्ड लिखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे और प्लस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में जैसा गिवन है वैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और इधर अनहाइड्रेट गिवन है, बराबर। तो बड़ी ध्यान से देखेंगे सब लोग अभी इसमें रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है। ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर चला जाता है, फिर ये इस पे अटैक करता है। ओके, मतलब ऐसे एग्जैक्टली इस पे नहीं करता, इस पे अटैक करता है, इस कार्बन पे, फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये वाला इस पे अटैक करता है और ऐसे जाके सर्कल कंप्लीट हो जाता है। सर्कल कंप्लीट होने के बाद नया जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एडिशन रिएक्शन। ये डील्स-एल्डर रिएक्शन जो है, डील्स-एल्डर रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? डील्स-एल्डर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। ओके, फिर ये ऐसा यहाँ लिखेंगे अपन, ये जो अब जो नए पाई बॉन्ड्स बने ना, वो मैं नए पाई बॉन्ड्स अलग कलर में लिखता हूँ, ब्लू कलर में। ये नया पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, पहले नहीं था। ये वाला बॉन्ड इधर बन गया, पहले नहीं था। ठीक है, एक ये बॉन्ड इधर से बन गया, ये रेड कलर का बॉन्ड पहले से था। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, ये करेक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसका अपने को क्या पूछा है, इसका अपने को पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, एक ही बात है, राइट। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसमें कितना आएगा? रिंग प्लस डबल बॉन्ड होता है। इस कंपाउंड में रिंग्स कितने? 4 है और डबल बॉन्ड्स कितने? 3 है। रिंग्स 4 है, डबल बॉन्ड 3 है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? 7। सो द फाइनल आंसर इज 7। ओके, so any doubts in the mains paper apart from 42nd question? 42nd question का पूरा सॉल्यूशन फोटो निकाल के भेज देंगे अच्छे से ग्रुप पे। any doubts in mains paper? इसको डिलीट कर दे। 1 minute is being given to write this down। 1 मिनट लिख लो। लिख लो इसको 1 मिनट में। ठीक है, so I delete this। मंदार कैन यू प्लीज अनम्यूट? मंदार नाफड़े। मंदार Yes, यार, sir. हो गया समझ में आया कि मेंस का पेपर जो अपन ने डिस्कस किया, हाँ सर। कोई डिफिकल्टी उसमें? नो। ठीक है, आपने एडवांस का पेपर अटेम्प्ट किया था सर? हाँ, कौन से बैच से हो आप? मेंस बैच से हो, एडवांस बैच से हो? एडवांस। वेरी गुड। अपन अभी एडवांस का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको म्यूट कर ओके। देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। जो लोग क्लास में है एडवांस का पेपर निकाल ले। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 21 से हमें स्टार्ट करना है।
So I have the question paper with me. पेपर 2 है ये. हाँ, ये पेपर 1 है. फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का है. केमिस्ट्री पार्ट क्वेश्चन नंबर 21. हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सभी डिस्कस कर लेते हैं. सुनते जाओ आप लोग सिर्फ. विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अच्छा क्वेश्चन है. ऑप्शन देखो क्या है कि आंसर इसका Bi3 है. बराबर. आंसर तो ठीक है, आंसर तो कोई भी निकाल लेगा, कौन सी बड़ी बात है उसमें. लेकिन यहाँ पे एक चीज आप इंटरेस्टिंग है वो समझे. Here Bx3 is accepting lone pair from NCH3 thrice. NCH3 thrice से BH3 क्या कर रहा है, BH3 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है. बराबर. अब क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये तो क्वेश्चन नंबर लिखना है. पेपर 1 एडवांस क्वेश्चन नंबर 21. ओके, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, तो एक्सेप्टिंग लोन पेयर इज एज पर एसिडिक कैरेक्टर. देयरफॉर आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. तो इसमें क्या होगा कि अभी लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे. ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ल्यूइस एसिड इज. BF3 का ल्यूइस एसिड का स्ट्रेंथ सबसे कम है, बाकी की चीजें हैं, और फिर Bi3 लिखेंगे. ठीक है, लोग ऐसा पढ़ लेंगे और फिर एसिडिक कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का समझ जाएगा लोगों को. लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि हम BX3 के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक्सटेंड ज्यादा. एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, क्या क्वेश्चन में पूछा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा. ये लेकिन ये वैलिड होगा तभी जब हम एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं. अगर हम लोग एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं तभी ये चीज वैलिड होगी. अगर हम डोनर की बात करेंगे तो डोनर के केस में बेसिक कैरेक्टर से सोचना पड़ेगा. डोनर इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड के समय हमें बेसिक कैरेक्टर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखना होगा. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रेंथ हमें कब कैसे देखना होगा, बेसिक कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में. मोर इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ डोनर, more will be the strength of coordinate bond. ठीक है, इसको लिख लो. प्लीज राइट दिस डाउन. दिस इज द हेल्प फॉर क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 का ये हेल्प है, इसको लिख लिया जाए प्लीज. ठीक है, देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. इसको लिख लिया. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्यूशन गिवन है. ओके, आप लोगों के पास भी है ना इसमें. मंदार, कैन यू प्लीज अगेन अनम्यूट. यस सर. मंदार, ये जो सॉल्यूशन फाइल मुझे मिला है PDF का, ये आप लोगों को भी मिलता है राइट? हाँ यस सर. तो 20 सेकेंड का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है वहां पे, आपके पास सामने है वो फाइल? यस सर. आप पढ़ेंगे उसको. ऑप्शन ए लिखा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. उसके आगे क्या लिखा है आप पढ़ के बताएंगे? K = 1/t log of a upon a minus x.
equals to 1 upon T ln PF minus P naught upon PF minus PT. ठीक है, थैंक यू मंदार, म्यूट कर लो, थैंक यू सो मच मंदार। तो ये जो सॉल्यूशन गिवन है ये करेक्ट है, प्रॉपर सॉल्यूशन है, क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी, नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। सेम थिंग फॉर 23rd स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी में टीएचसी एंड ओएचसी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सी चीज क्या बनाएगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग 23rd भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 24th वाला जो क्वेश्चन है मुझे उसका आंसर गलत लग रहा है, एक बार पेज के फैकल्टी से आप कंफर्म करें। 24th का मुझे बी ऑप्शन लग रहा है, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन वाली रिएक्शन है तो मुझे बी ऑप्शन लग रहा है। उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, वहां पे कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन ने अटैक किया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल भी लिखा है, बट पता नहीं मुझे 24th का बी ऑप्शन लग रहा है, तो इसमें मैं कमेंट करूंगा, एक बार आप भी अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, देन 25th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मैं डिस्कस करना चाहूंगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 25 पे मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ऐसा है, प्लीज प्लीज वेट, सिस टू ब्यूटेन से अपन शुरुआत कर रहे हैं, राइट। तो एमपीसीबीए आपने सुना होगा, मेटा क्लोरो एमसीपीबीए, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड क्या करता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन एंड एड्स ऑक्सीजन एटम एज एंटी। ठीक है, और ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है CF3CO3H, तो ये भी इपॉक्साइड फॉर्मेशन करता है एंड एड्स ओ एटम एज सीन एडिशन के तौर पे ये ऐड करता है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है अपने को, ये मैंने सिर्फ ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बताया और ये क्वेश्चन में गिवन थे, पूछा है अपने को क्वेश्चन में। तो फिर पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CCO सॉलिड वेज, यहाँ पे अपन लिखेंगे C, यहाँ पे लिखेंगे C, डैश वेज पे हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर भी डैश वेज पे अपन हाइड्रोजन पुट कर देंगे। फिर इसके बाद में जो कंपाउंड बनता है वो मैं ढूंढ के लाया हूँ, ये आप लोग लिख लेंगे, अच्छी चीज है। C इधर C, इधर H, इधर C, इधर H, इधर O, इधर आता है PPH3, इस पे लिखते हैं प्लस, इस पे लिखते हैं माइनस, और ये ऐसा। अब ये जो चीज मैंने ब्लू कलर में लिखी है इसका नाम भी है, इसका नाम हम लोगों को पता होना चाहिए, ऑक्सो फॉस्फेटॉन, ऑक्सो फॉस्फेटेन। ठीक है, ये इसका नाम है। जो PPH3 वाली चीज है, PPH3, ये बेंजीन रिंग 3 बार है फॉस्फोरस के साथ, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, PPH3। ओके, सो दिस इज द थिंग। और फिर इसके बाद में PPH3 के साथ में फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो ट्रांस बनता है, फ्रॉम दिस ट्रांस। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ट्रांस बनता है और ये उसका मैकेनिज्म है, ये मैं लिख के लाया हूँ, आप लोग ये लिख लेंगे तो अच्छी चीज हो जाएगी। दिस इज द पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म, सॉरी, दिस इज द पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म। ओके, सो दिस इज अबाउट 25th क्वेश्चन। फिर 26, हाँ 26 भी अच्छा है, 26 का भी मैकेनिज्म है मेरे पास में, मैं लेके आया हूँ, अपन डिस्कस करेंगे। प्लीज राइट दिस डाउन, 1 मिनट देते हैं ये लिखने के लिए। ठीक है, लिख लिया। 26th क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26 विथ यू ऑल। देख लो, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और जो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाया हुआ है, मतलब उस कार्बन पे एक कार्बन है, उस पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अपन ने लगा दिया है। और यहाँ पे
तो क्वेश्चन में गिवन था HCO3 माइनस, ये HCO3 माइनस है। ठीक है, अब मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है सर मैकेनिज्म समझ में ही नहीं आती, क्लिक नहीं होता है। तो ये जो O माइनस है ये क्या करेगा, इस H को कैप्चर कर लेगा। ये कैप्चर कर लेगा तो ये H इसके साथ निकल लेगा, निकल लेगा तो ये चीज अलग हो गई, हो गई तो हो गई। बचा क्या, ये डबल बॉन्ड है C, C पे O माइनस और इधर डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये चीज ऐसा बच गया। और अब यहाँ पे आता है I2। नाउ I2 कम्स इनटू प्ले। ये इधर इसको अटैक करेगा और ये इसको अटैक। सर ऐसा क्यों अटैक किया, ये था डेल्टा पॉजिटिव और ये था डेल्टा निगेटिव, और ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेंगे उसको, बराबर। फिर उसके बाद में ये आए उसको अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा नया। इस पे लगाने का आए और इस पे भी लगाने का आए, नहीं, इस पे लगाने का CO माइनस डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे इधर लगाने का पॉजिटिव चार्ज, सॉरी C डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इधर जहां से बॉन्ड टूट के गया। देखो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूट के गया ना, तो इधर में मिलेगा निगेटिव चार्ज और इधर में आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं NCC प्लस, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन केस। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की बहुत सफिशिएंट है, उतना नाम है। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ओके, तो ये अपने नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन देख लिया। अब ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे इसके पास रहता है लोन पेयर, आयोडीन के पास रहता है लोन पेयर, तो वो उसको थोड़ा सा हेल्प करता है। फिर वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन केस देखो ऐसा रहता है, ये ऐसा आपने देखा होगा, पॉजिटिव चार्ज तीन तीन एटम्स मिलके शेयर करते हैं, फिर बाद में पॉजिटिव चार्ज वाली रिंग भी खुल जाती है। ठीक है, फिर अब क्या होता है, ये जो O माइनस है, ये O माइनस ये रिंग को खोलने के लिए यहाँ से हेल्प करता है। तो उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये है I, ये रिंग ऐसी फ्लेक्सिबल बनाएंगे अपन, C बॉन्ड O, ये O और ये O इसके साथ लग गया। फिर इसको अलग से अच्छा दिखाने के लिए कैसा लिखेंगे, जैसा ऑप्शंस में गिवन है वैसा अपन इसको प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ पे आएगा, और ये सिंगल बॉन्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको प्रैक्टिस करें घर पे। सो द करेक्ट आंसर इज C ऑप्शन। सो दिस इज 26 क्वेश्चन। मैकेनिज्म है, लिख लो, कहीं मिलेगा नहीं है मैकेनिज्म, ढूंढ के निकाला है मैंने भी नेट पे ढूंढा है। ठीक है, सो दिस इज 26 क्वेश्चन फॉर यू। हम आगे बढ़े, प्लीज राइट दिस डाउन, आई विल वेट। वी विल गो अहेड नाउ। 26 के बाद 27 क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में अभी। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हाँ, 27 ACD इजी है, ये तो समझ भी जाएगा, लेकिन इसमें कुछ लिख के लाया हूँ मैं। जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उस ऑप्टिकली एक्टिव है थर्ड वाला ऑप्शन, और उससे बाकी के ऑप्शन करेक्ट है, ये चीज समझ में आ जाएगी। थर्ड वाला ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, उसमें POS वगैरह नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है अगर POS या कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया तो वो चीज ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाती है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री exists, compound becomes optically inactive. Element of symmetry is not present. Compound is optically active.
रिस्पॉन्ड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है, 27 क्वेश्चन इजी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा क्या होता है। देन विल गो टू 28 क्वेश्चन। यार 28 क्वेश्चन भी लर्न कर लेना, इजी है, मतलब कुछ है नहीं उसमें बताने लायक। 29 क्वेश्चन में भी कुछ बताने लायक नहीं है, लर्न कर लेंगे वो चीज को भी। 30th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा है। 30th क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। 30th क्वेश्चन में क्या है, दो चीजें हो रही है। 104 नहीं, 100 से बन रहा है 104 माइनस, और साथ ही में क्या बन रहा है दूसरी चीज, x2O3 से बन रहा है वही 104 माइनस, बराबर। तो यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर क्या है, यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर है 4 और यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर क्या है, यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर है 5। वो कैसे आया, वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से कर लेना। इधर ऑक्सीडेशन +2 है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, उससे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो वैलेंसी वेक्टर का कैलकुलेशन आ जाएगा। इसमें 2 के बारे में ध्यान रखना, इसका वैलेंसी वेक्टर 4, तो फिर सॉल्व हो जाएगा। वो 1:2 क्वेश्चन में मेंशन भी गिवन है 5 × 2a + a × 2 × 4 = 0.015। क्वेश्चन में गिवन वैल्यू इंटू 1000 इंटू 6। ये 6 क्या है, ये 6 वैलेंसी वेक्टर है किसका, दूसरी वाली चीज का। दूसरी वाली चीज कौन है इसमें, 30th क्वेश्चन में दूसरी वाली चीज कौन है, K2Cr2O7। K2Cr2O7 उसका एन फैक्टर है। ठीक है, सो दिस इज 30th क्वेश्चन, इजी है, सॉल्यूशन पढ़ के समझ में आ जाएगा। मैंने और एक बार इधर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, और 29th क्वेश्चन में मैं एक चीज कमेंट करना चाहूंगा, यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं, प्लीज वेट। हाँ, 29th क्वेश्चन में क्या है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, राइट। इसलिए उसने एक में प्लस किया एक में माइनस किया। मतलब देखो जो एजी है वो एजी क्या हो रहा है, एजी डिपॉजिट हो रहा है ना, वो फिशिंग जैसा, याद करो डिपॉजिट हो रहा है तो मतलब वो चीज ऐड करेंगे। और कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ पे बिस्किट जैसा है, बिस्किट जैसा है तो यहाँ पे उसको अपने को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जैसे एजी डिपॉजिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, एजी प्लस से एजी बन रहा है। और कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो टूट के गिर रहा है, टूट के गिरना, चलेगा ऐसा, ठीक, अच्छा है। तो ये कॉपर टूट के गिर रहा है और एजी डिपॉजिट हो गया। ओके, सो दिस इज 29th क्वेश्चन। 30th भी बता दिया अपन ने। 1 minute इज बीइंग गिवन टू राइट दिस डाउन। 30 भी हो गया। 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है, जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ उसमें याद क्या रखना है, जैसे अल्फा को यहाँ पे हमें अल्फा को के टर्म्स में लिखना है। इस क्वेश्चन में हेल्प है, अल्फा को अगर अपन के टर्म्स में लिखना का डेवलप करें तो वही उसका आंसर है 31st। ठीक है, 32 का स्ट्रक्चर है, मैं ढूंढ के लाया हूँ, आप भी ढूंढ सकते हैं नेट से, इंटरनेट पे मिल जाता है। और ये जो दो बोरॉन है ये अबव द प्लेन ऐसा अलग से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और इन दोनों के पास अपना अपना अलग ऑक्सीजन भी है। फिर ये कॉमन यहाँ पे ऐसा सीडी जैसा बी और इधर ओ एन है, तो ये स्ट्रक्चर है, इससे सॉल्व हो जाएगा। दिस इज हेल्प फॉर 32nd क्वेश्चन। स्ट्रक्चर है, जिनको लिखना है लिख लो, लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, 32nd हो गया। 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखते हैं। वो थर्मली स्टेबल है, लिखा भी है वहां पे, 33rd में हेल्प गिवन है। 34th क्वेश्चन अच्छा है। 34th क्वेश्चन में 3 रिंग्स है ना, ये देखो, पहली रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग। तो पहली रिंग इमेजिन करो इन द प्लेन है ऐसा, तो दूसरी रिंग जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऐसा बोर्ड के बाहर आ रहा है, और तीसरी रिंग भी इन द प्लेन है। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने की वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
और डी ऑप्शन करेक्ट हो गया तो ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अभी बताया था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। इसे लिख देते वो चीज, इफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री is present, compound is optically inactive। लिख लिया अपन ने ये चीज। 34th, देन 35th इवन सीबी मैकेनिज्म है, हेल्प गिवन है, हेल्प में समझ में आ जाएगा। 36 भी हेल्प से क्लियर हो जा रहा है। जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे 36 में हेल्प क्या है, 36 में हेल्प है हिंट है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढ लेंगे तो 36 वाला सॉल्व हो जाएगा अपने से। ओके, देन 37th इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 37, 38, 35, 36, 37, 38, 38 भी हो जाएगा। 39, 40, हाँ बचा हुआ ये पेपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सॉल्यूशन पढ़ लेना, क्लिक हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। पेपर 2 विल डिस्कस एट सम लेटर टाइम। पेपर 2 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या गाइस? प्लीज वेट। अगर पेपर 2 में कोई अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे तो अपन अभी डिस्कस करते हैं। ओके, पेपर 2 फिजिक्स, यस 21 थ्योरी, 22 न्यूमेरिकल बेस्ड है, हो जाएंगे सॉल्व। 24 तो लर्न ही करना है। हाँ 23rd का ए ऑप्शन में इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताऊंगा। ए में जो है वो रेडियस इंक्रीज होता है, एनर्जी गैप डिक्रीज होता है। सोचो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ए ऑप्शन। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 23rd ए ऑप्शन। पेपर 2 एडवांस क्वेश्चन नंबर 23rd ए ऑप्शन। When electron goes away from nucleus of H atom, energy gap between two consecutive Bohr's orbit increases। नहीं, एनर्जी गैप कम होता है, रेडियस बढ़ता है। ऑर्बिट दूर दूर जा रहे हैं लेकिन उनके बीच का एनर्जी गैप कम हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसलिए ए गलत है, बी सी डी करेक्ट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो तो लर्न करने बता ही दिया है। 24 भी लर्न ही करना है। 24 सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ये आगे के तो हो जाएंगे, अगर नहीं हो तो पूछ लेना। 32 अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ये मोल कंसेप्ट में 11th में आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। 32nd अच्छा है। 34th में एक्स वाले पे मुझे डिफिकल्टी आ रहा है। आई थिंक एक्स वाले में चेंज होगा, बीच फॉर्म्स हाइड्राइड्स मैं देख के बताऊंगा। 34th का एक्स अपन डिस्कस करेंगे एक बार और। ओके, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। If you have any other difficulties, you can always approach me by WhatsApp message. Please send a WhatsApp message if you have difficulties. पेपर 1 हमने डिस्कस कर लिया एंड मेंस वाला पेपर हमने डिस्कस किया। पेपर 2 में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया। अगर आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, सॉल्यूशंस पढ़ सकते हैं। मंदार, वंस कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस सर। सर पेपर 1 समझ में आ गया? हाँ सर। डाउट्स क्लियर हुए सर? 2-4 यस सर। फायदा हुआ लेक्चर का या बोर हुआ, टाइम पास हुआ? नहीं सर, फायदा हुआ सर। ठीक है, नहीं भी होगा तो भी टीचर को बोल थोड़ी सकते बोर हुआ, कोई बात नहीं। सर वो पेपर 2 का 28 एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे पूछिए ना, अगर डिफिकल्टीज है तो यू कैन आस्क। पेपर 2 आई विल ओपन दिस, प्लीज वेट। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। Which of the following statements is are correct? ये वाला मंदार। हाँ सर।
हाँ, तो ये डबल बॉन्ड है, HF का पहले तो एडिशन कराना है, ठीक है। अच्छा हाँ। क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहले स्टेप में HF का एडिशन कराना है, तो HF अभी इधर वो नहीं दिया है, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव कुछ नहीं दिया है, तो अपन मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर लेंगे और F लगाएंगे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पोजीशन पे, और यहाँ पे H लग गया, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये F होने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको रिएक्शन कराना है इसके साथ, यहाँ पे एक H है, ठीक है। ओनली वन। हाँ, इसका प्रोडक्ट देख लो, मतलब मुझे जो लगता है प्रोडक्ट वो देखते हैं प्लीज। अच्छा, इसमें आंसर में प्रोडक्ट गिवन है ना? ये है क्या प्रोडक्ट में? आंसर में ये प्रोडक्ट है क्या? नहीं सर, ये नहीं। नहीं, ये नहीं है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गया, मुझे आ गया, मेरी गलती समझ में आ गई। देखो, जब ये ऐसा 3 डिग्री वाला रहता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन ये F को लेके निकलेगा और ये दोनों अटैच हो जाते हैं। अब उसका रीजन है, ये वाला जो साइट है, ये वाला साइट स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो मंदर, ये तो समझ में आया ना कि ये वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव करना है, ये वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव करना है, और ये वाले कंपाउंड से फ्लोरीन रिमूव करना है, ये तो समझ गया ना मंदार? हाँ, यस सर। हाँ, तो मैंने जो यहाँ आंसर लिखा था, शायद आपका भी पहले वही आंसर आया होगा, बराबर? हाँ। हाँ, तो हाँ। अपन क्या सोचते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के बारे में सोचते हैं, हम्म। लेकिन याद करो वर्ड्स रिएक्शन में पढ़ाया भी होगा, 3 डिग्री वालों का कपलिंग डिफिकल्टी रहता, मतलब हम्म। अगर ये ऐसा याद आ रहा है कि वर्ड्स में पढ़ाया होगा आपको, हाँ सर। यहाँ पे फ्री रेडिकल है और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो ये कपलिंग डिफिकल्ट है। उसकी बजाय क्या होता है, वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, पीछे से डबल बॉन्ड बनता है, ऐसा अंदर ही अंदर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, ऐसा याद आया क्या? यस सर। तो बेस्ड ऑन द सेम लाइंस, 3 डिग्री वाले में ये स्टेरिकली हिंडर्ड साइट है, तो पीछे से हाइड्रोजन रिमूव होता है और फिर ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं, राइट? यस सर। एनीथिंग एल्स इन पेपर 2? हो गया मंदार, ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू ऑल। हर्षिता थैंक यू, मंदार थैंक यू, यश आपने बात नहीं की फिर भी थैंक यू। गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। क्या होता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स डिस्कशन सेशंस, डिफिकल्टी सेशंस, रिवीजन क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो आप लोग उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों के डाउट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। विद दिस आई विल स्टॉप टुडेस क्लास, आई विल स्टॉप द मीटिंग। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।